नमस्कार, आदाब। पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार एक जज साहब पर मानसून सत्र जो कि जुलाई से प्रारंभ होगा, महाभियोग लाने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम बातें व अन्य पहलुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले हम न्यायपालिका पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही किसी नागरिक के अधिकारों की संरक्षिका हो सकती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा लिए गए फैसलों पर यदि संदेह उठने लगे, उसके द्वारा लिए गए फैसलों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगे, तो ऐसे में नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण कैसे हो? यह प्रश्न आपके और हमारे मन में उठना लाजमी है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा होली के समय मार्च महीने में होली के दिन परिवार के साथ बाहर घूमने गए हुए थे। दिल्ली स्थित उनका जो सरकारी बंगला है वहाँ पर वे मौजूद नहीं थे। हुआ यह कि उनके स्टोर रूम में आग लग गई। बंगले के स्टोर रूम में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और लगे हुए आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास में जस्टिस वर्मा के जो दिल्ली स्थित सरकारी आवास है, बंगला है, उसके स्टोर रूम से अधजले नोट मिलते हैं और जिसकी तादाद करोड़ों में बताएगी, 15 करोड़ से भी ज़्यादा। मामला काफ़ी संगीन था। चारों तरफ मीडिया में ये बातें फैलने लगी और यह सवाल उठने लगा कि क्या किसी जज के यहाँ अगर इतनी भारी तादाद में कैश मिलता है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आनन फानन में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी गठित कर दी और उसकी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को भेज दी तथा जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने यह कहकर उनका विरोध किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग यार्ड नहीं है जहां पर कि किसी भी कचरे को फेंक कर चला जाए। उनका काफ़ी विरोध हुआ और पूर्व में उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसले, जैसे सत्येंद्र जैन मामला, शराब घोटाले मामले में, दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी को उनकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया जाना, वो अन्य कई तरह के मामलों को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। संजीव खन्ना साहब ने कहा कि उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और अपनी रिपोर्ट वे जल्द ही केंद्र सरकार व राष्ट्रपति को सौंप देंगे। अभी हाल ही में दोस्तों, यह मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें निकल कर आ रही हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार व राष्ट्रपति को भेज दी है और उनकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रथम दृष्टया जांच में जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने एक हद तक सही पाया। उनकी जो भूमिका है इसमें संदिग्ध पाई उन्होंने, हालांकि ये प्रथम दृष्टया है, और इस पर उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को रिजाइन करने को कहा, परंतु जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को वाहियात कहकर खारिज कर दिया और कहा कि यह निराधार है। ऐसे में संजीव खन्ना व 3 जजों की जो कमेटी थी, उन्होंने केंद्र सरकार वो राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन भेजी, रिपोर्ट पेश की और उन पर जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की सिफारिश की है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रहा है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने जो रिपोर्ट था, 3 सदस्यीय कमेटी का रिपोर्ट, जांच पड़ताल के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी, उसको सार्वजनिक किया और ये बहुत बड़ा ठोस कदम था। पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की गई न्यायपालिका को, क्योंकि इससे पहले होता था कि न्यायपालिका अगर अपने जज पर लगे आरोपों की जांच भी करती थी तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती थी। परंतु जस्टिस खन्ना साहब का हमें धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए कि न्यायपालिका की गरिमा को उन्होंने ऊंचा किया, न्यायपालिका के इकबाल को बुलंद किया और उसकी पारदर्शिता व विश्वसनीयता को का स्तर ऊंचा किया जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें छनकर आ रही हैं कि जो रिकमेंडेशन भेजी गई थी उसके तहत सरकार मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने की तैयारी में है। तो दोस्तों, महाभियोग कैसे चलाया जाता है? अगर किसी जज पर कोई आरोप लगता है तो क्यों नहीं उससे अदालत में उस पर बहस की जाती है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है? आखिर क्या पेचीदगियां हैं? तो दोस्तों, आर्टिकल 124(4) में वर्णित है कि किसी जज
को अपने पद से अगर हटाना है तो वे या तो खुद इस्तीफा दे दें या सदन में उन पर महाभियोग चलेगा। तो ये महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है हम लोगों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि यह किस प्रकार से चलती है और सदन में किस तरीके से किसी जज को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती। तो आइए हम पूरे महाभियोग की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, महाभियोग। दोस्तों, जजों को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) में वर्णित है, 124(4) में। हालांकि इसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का उल्लेख राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जो आर्टिकल 61 में वर्णित है। परंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया तथा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग सेम ही है, सदन में दोनों को पास करवाना पड़ता है, दोनों को हटाने के प्रस्ताव को। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में जजों को हटाने की प्रक्रिया को भी हम लोग महाभियोग कहकर संबोधित करते हैं। तो सर्वप्रथम निष्कासन प्रस्ताव जो लाया जाता है, आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। तो लोकसभा में शुरू कर रहे हैं तो 100 सदस्यों या 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। अब लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष जो होंगे वे इस पर निर्णय लेंगे कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है या नहीं। नंबर 2 ये हो गया। फिर यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करनी होगी। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, अब जो कमेटी गठित होगी उसमें मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, आमतौर पर CJI ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व प्रतिष्ठित न्यायवादी होते हैं। तो देखिए, फिर से मामला जो सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया और मंजूरी भी देने के बाद अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष के, फिर से मामला देखिए जुडिशरी के पास पहुंच गया यहाँ। तो इसीलिए आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया नहीं गया है, क्योंकि फिर ये मामला जुडिशरी के पास है और वो अपने जो जज हैं उनका बचाव अक्सर करती दिखती है। और उसके बाद सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कठिन है। तो जजों को हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है और किसी भी जज पर लगे गए आरोपों की जांच भी आप CBI या ED या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी अदालत में उस पर मुकदमा या बहस तभी स्टार्ट कर सकते हैं जबकि जज को पहले अपने पद से हटाया जाए। तो किसी भी जांच को आरंभ करने के लिए जज को उसके पद से हटाना आवश्यक है, तभी कोई जांच शुरू होगी, और पद से हटाने के लिए महाभियोग लाना होता है। तो जस्टिस वर्मा के केस में भी यही हो रहा है कि उन पर आरोपों की जांच शुरू हो, वो सही हैं गलत हैं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन जांच भी शुरू करने के लिए उनको पद से हटाना होगा। पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती है। तो आगे है 5, यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। दोस्तों, ये विशेष बहुमत जो है ये बहुत ही आवश्यक है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। इस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यह जो विशेष बहुमत की बात की गई है दोस्तों, इसे थोड़ा समझना आवश्यक है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश तभी उसके पद से हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति का आदेश हो, जो हर सदन की एक पाठन संबोधित करे और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों में से 2/3 से कम नहीं बहुमत द्वारा समर्थित हो। मतलब सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यही विशेष बहुमत हुआ। और राष्ट्रपति के केस में दोस्तों यही छोटा सा अंतर है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3, थोड़ा स्लाइट अंतर है। यहाँ है उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों की संख्या का 2/3 और राष्ट्रपति को हटाने में सदन की कुल संख्या का 2/3 से पास करवाना होता है। तो किसी न्यायाधीश को गलत व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जाता है। एक न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है, जो राष्ट्रपति के नाम लिखा हुआ होता है। आप देखिए आर्टिकल 81 में है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 530 जो स्टेट से चुनकर आते हैं, 20 यूटी से 550 होती है।
वर्तमान में कुल लोकसभा सीट 543 है। तो आइए अब हम समझते हैं कि साधारण बहुमत, सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत क्या होता है। वर्तमान में कुल सीट 543 है। सदन की कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत का अर्थात यह होता है कि कुल संख्या का बटे 272 से आपके पास ज़्यादा है तो हो गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 531 सदस्यों ने महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लिया, 501 सदस्यों ने न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के पक्ष में मतदान किया। तो अब 501 ने पक्ष में किया तो 501 जो है ये देखिए 272 से ज़्यादा है, तो ये होता है कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत या साधारण बहुमत कि आधे से अधिक। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 531 लोगों ने भाग लिया तो क्या था कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इसका 2/3 निकालते हैं हम लोग, 354 हो गया। अब 501 जो महाभियोग के पक्ष में वोट किया, अब देखिए 501 ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 354, मतलब 2/3 बहुमत जो उपस्थित था मत करने देने वाले सदस्य हैं तो उसका 2/3 निकाला हमने, और ये उनके पक्ष में महाभियोग के पक्ष में 501 पड़ा, ये 2/3 बहुमत से ज़्यादा है। तो दूसरा मापदंड भी हमारा संतुष्ट हो गया। तो ये 2 क्राइटेरियाज हैं कि साधारण बहुमत से ज़्यादा हो, ये है, और उपस्थित था मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ज़्यादा आपको महाभियोग के पक्ष में वोट डलवाना होगा, तब जाकर के दूसरा भी हो गया। अब क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई। राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा, आप लोग जानते हैं, 238 सदस्य राज्यों के और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में संख्या 245 है, 233 राज्य और 12 यूटी। राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्त, अभी हालांकि BR गवई 6 महीने तक रहेंगे, तो अब BR गवई साहब इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि फिर से मामला न्यायपालिका के पास आएगा, 3 सदस्यीय कमेटी बैठेगी और वे हरी झंडी दिखाएंगे, तब फिर महाभियोग 2/3 वाला सदन में चलेगा। तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए कम से कम एक जांच तो होनी ही चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो चैनल पर नए हैं, पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट पर करें कि क्या न्यायपालिका की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जजों पर जांच या होनी चाहिए कि नहीं, महाभियोग द्वारा उन्हें हटाकर उन पर जांच कर दे, यदि वे सही पाए गए तो फिर से उन्हें पद पर अपॉइंट कर दिया जाए, और गलत हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय दें। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।